हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 में यूनिट नंबर 5 वेक्टर, यूनिट नंबर 6 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और यूनिट नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स वेटेज है सेक्शन बी का वो 15 मार्क्स का है। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो 5 मार्क्स, यूनिट नंबर 6 की बात करें तो 6 मार्क्स और यूनिट नंबर 7 की बात करें तो 4 मार्क्स का वेटेज है। और यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चंस के पैटर्न देखें कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो यूनिट नंबर 5 वेक्टर में क्वेश्चन नंबर 15 में 3 पार्ट्स है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये तो 3 मार्क्स के हो गए। और क्वेश्चन नंबर 16 2 मार्क्स का है, दैट इज टोटल जो है आपके पास 5 मार्क्स का वेटेज हो गया। यूनिट नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में ही 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, 1 मार्क्स ईच, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 मार्क्स का वेटेज हो गया। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 4 मार्क्स का, दैट इज टोटल मार्क्स वेटेज है वो है 6 मार्क्स का। और यूनिट नंबर 7 में सिंगल क्वेश्चन है 4 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 18, तो जैसे मैंने बताया था इन जनरल जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो यूनिट नंबर 7 में से पूछा जाता है 4 मार्क्स का। ओके, तो जैसे हम लोगों ने आपको पहले एडवाइस किया था कि आप यूनिट वाइज या सेक्शन वाइज, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स छोटी छोटी सी हैं तो इसलिए पूरा सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया, तो यूनिट वाइज और सेक्शन वाइज अपना रिवीजन करिए, उसके बाद कोई एक पेपर सॉल्व करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए और जो कमियां हैं उनको दूर करिए, फिर दूसरा पेपर सॉल्व करिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम पेपर 2024। तो सबसे पहला है यूनिट नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस वेक्टर ए माइनस 2b। तो पहले वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी फाइंड करते हैं एंड दिस इज 3i माइनस 4i, दैट इज माइनस आई कैप, माइनस 2j कैप प्लस 8j कैप, दैट इज प्लस 6j कैप और प्लस k कैप और प्लस 6k कैप। आप डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो करिएगा, अदरवाइज एक स्टेप और इंक्लूड कर लीजिएगा, तो प्लस 7k कैप। और अब इसका मॉडुलस देखें तो मॉडुलस वेक्टर a माइनस 2b इज 1 प्लस 36 प्लस 49, दैट इज अंडर रूट ऑफ 15 16 6 1 5 and 3 8, अंडर रूट ऑफ 86 मीन्स b इज द राइट आंसर। तो कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट का आंसर इज बी एंड द राइट आंसर इज 86। ओके, इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। और प्रोजेक्शन का देखिए, वैसे तो हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देते, पर प्रोजेक्शन क्या है कि अगर ये वेक्टर आपके पास ए है और ये वेक्टर आपके पास बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ये प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का ऑन वेक्टर ए। और अगर ये सी है तो ये जो ओ ए है वो क्या होगा, वो होगा ओ सी कॉस थीटा, और ओ सी जो है वो है आपके पास मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा, दिस इज, और ओ है आपके पास प्रोजेक्शन, ये है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसमें क्या होता है कि कई बार अगर आपको कंफ्यूजन हो गया तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है हमारे पास ए बी कॉस थीटा, तो ये जो b cos थीटा है ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉडुलस वेक्टर a। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a इज दिस। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट भी लिखवा देते, तो यहाँ पे हमारे पास पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड कर लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ से 10 माइनस 3 प्लस 2, दैट इज 12 माइनस 3 9। और मॉडुलस वेक्टर a हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज 9 मीन्स 3। तो प्रोजेक्शन of vector b on vector a is vector a dot vector b upon modulus vector a, and this is 9 upon 3, that is 3 unit. ओके, दिस इज अवर आंसर, ये शॉर्ट आंसर है। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट पैरेलल टू वेक्टर दिस। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस इज योर वेक्टर ए, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2i प्लस 5j
plus 4k 4 upon modulus. Modulus means under root of 4 plus 25 plus 16, that is 2i cap 5j cap 4k cap upon under root of 41 45 45. तो ये तो हमारे पास यूनिट वेक्टर ए आ गया, और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट पैरेलल टू वेक्टर ए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 20 यूनिट वेक्टर ए एंड दिस इज 20, और ये है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 45. दिस इज अवर आंसर. ओके, ये कुछ इसी तरह का है जैसे हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे कि 5 पेंसिल हैं वो 16 रुपीज़ की हैं, तो 7 पेंसिल कितने की होगी, तो पहले हम 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालते थे 16 अपॉन 5, और फिर 7 पेंसिल की निकालते थे 16 अपॉन 5 इंटू 7, तो पहले यूनिट निकाल देते थे. इसी तरह से यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है आपके पास, वेक्टर ए, हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए निकाल दिया, मींस इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो वही है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, और हमें इसी की डायरेक्शन में 20 यूनिट का निकालना है, तो इस यूनिट वेक्टर ए की 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 यूनिट का आपके पास वेक्टर आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट तो अब हम आप लोगों को आते होंगे, तो यहां तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस सी एंड ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर, देन प्रूव दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आर पैरेलल. तो गिवन है हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, एंड दिस इंप्लाइज, अब दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इट मींस या तो ये पैरेलल होंगे या इक्वल टू 0 होंगे. अब ये वेक्टर ए तो नॉन जीरो वेक्टर गिवन है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इट मींस कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 हो सकता है. इट मींस कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज, और यही हम लोगों को शो करना था कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आर पैरेलल और वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ये यहां से आ गया. ओके, और यही हमें प्रूव करना था. इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट दिस, तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास मॉडुलस ये होता है ए बी को हम लिख लेते हैं मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा, एंड ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये होता है हमारे पास मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है हमारे पास, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहां पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा. दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, and this implies tan theta is equal to 1 is equal to 10 pi by 4, that is this implies theta is equal to pi by 4. हमें यही एंगल इसके बीच में निकालना था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारे पास यूनिट नंबर 6 है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, 6 मार्क्स का. इसमें क्वेश्चन नंबर 15, ये दो पार्ट हैं आपके पास, एक ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट आंसर, और एक क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास 4 मार्क्स का. तो क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और अगर डायरेक्शन कोसाइंस होंगे तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा लाना है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा मीन्स 3 माइनस, देखिए 1 मार्क्स का है तो थोड़े तो स्टेप हमें शॉर्ट करने पड़ेंगे। एंड दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये आपके पास D मीन्स 15th के फर्स्ट का D एंड 2 इज द राइट आंसर। लेकिन देखिए सेकंड कहता है इन द फिगर गिवन बिलो इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर ABC, इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट है ABC। तो ABC का मतलब होता ही सीधा सीधा है कि ये जो A है फर्स्ट है, ये YZ प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये XZ प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये XY प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मींस ये जो आपके पास YZ प्लेन से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का YZ प्लेन से परपेंडिकुलर, यही तो आपके पास YZ प्लेन है, यही तो YZ प्लेन है, तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपके पास A है। इसका XZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ये आपके पास XZ प्लेन है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो B है। और XY प्लेन है, XY प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपके पास C है। देन व्हाट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम XY, ये हो जाएगा यहां पे, ये तो है आपका फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट। और सेकंड की बात करें अगर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम XY प्लेन, ये हो जाएगा आपके पास C। इसी तरह से ये बताया ना आपको XY प्लेन वाला, इसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम YZ प्लेन, ये हो जाएगा A। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम XZ प्लेन, ये हो जाएगा आपके पास B। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। अब यहां पे ये क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, इसका क्वेश्चन है, जबकि हमारे हिसाब से ये सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए। हमारे पास सिलेबस में जो प्लेन दिया हुआ है वो 1 पॉइंट फॉर्म, आपका नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 3 डिटेल सिलेबस में, जहां पे प्लेन डिटेल सिलेबस डिफाइंड है वहां पे ये 3 फॉर्म दिए, 3 पॉइंट वाला नहीं दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आ गया, हालांकि होता सिंपल है इसका फॉर्मूला है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 is x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। हमारे अकॉर्डिंग ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड और थर्ड है। तो अब क्वेश्चन है, मोबाइल टावर है आपके पास और 3 पॉइंट्स हैं जहां पे ये फिक्स है A, B और C, और उसके बाद कहता है कि वर्टिकली ये खड़ा हुआ है, द टॉप ऑफ द टावर इज P, ये टॉप ऑफ द टावर है, इसके कोऑर्डिनेट P 2 3 1 है, एज शोन बिलो, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P, ये पॉइंट P का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो Q है, ये है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ABC, तो A हमारे पास है 1 0 2, B हमारे पास है 3 माइनस 1 1 और C हमारे पास है 1 2 1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस x1, दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये आपके पास x1 y1 z1। ये आपके पास x2 y2 z2 मीन्स x2 माइनस x1 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 और दिस इज 1 1 माइनस 2, और ये आपके पास x3 y3 z3 मीन्स x3 1 माइनस 1 y3 2 माइनस 0 और z3 1 माइनस z1 दैट इज 2, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 y z माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 1
0, 2 minus 1 is equal to 0, and this implies x minus 1, 1 plus 2 that is 3 minus y that is minus 2 प्लस z माइनस 2 और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस इंप्लाइज 3x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 3 एंड माइनस 8 इज माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सेकेंड, अब इसी का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। अब P के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट 2, 3 एंड 1, 2, 3, 1 एंड Q के कोऑर्डिनेट हैं 43/29, 77/29 और 9/29। और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, x2, y2, z2 क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x माइनस 2 अपॉन 43/29 माइनस 2, y माइनस 3 अपॉन 77/29 माइनस 3, z माइनस 1 अपॉन 9/29 माइनस 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 2 और सबके डिनोमिनेटर में 29 वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 43 माइनस 2 इंटू 29 इज 58, y माइनस 3 और एक 29 यहाँ पे भी अपॉन 77 माइनस 3 9 27, 7 2 3 2 6 87 और 29 इंटू जेड माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 29, दैट इज ये हो जाएगा 29x माइनस 2 अपॉन माइनस 15 और 29y माइनस 3 अपॉन माइनस 10 और 29z माइनस 1 अपॉन माइनस 20 और ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 5/29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर टर्म को, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 3 अपॉन 2 और z माइनस 1 अपॉन 4। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। और थर्ड हमें बताना है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मीन्स पी क्यू। तो जो डिस्टेंस पी क्यू निकालना है हमें, तो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो देखिए ये, तो ये जो है आपके पास x2 माइनस x1 है, इसे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, इसमें 29 डिनोमिनेटर में, और इसको सॉल्व किया तो आपके पास देखिए ये आ गया। अब क्या है, ये आपको प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो सकती है। मींस यहाँ पे आएगा माइनस 15/29 का स्क्वायर। या तो आप दोबारा से सारे स्टेप करिए और या फिर थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे तो यहीं से सारी वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा माइनस 10/29 का स्क्वायर प्लस माइनस 20/29 का स्क्वायर। और इसे भी पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू डायरेक्ट ना निकाल के अभी हम लोग 29 का स्क्वायर सब में है तो कॉमन ले लें और बाहर आके 29 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा। और न्यूमरेटर से देखिए 15 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर बाहर आके बन गया 5, और ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर मीन्स 9, ये हो गया 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और ये हो गया 4 का स्क्वायर मीन्स 16। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई, जहाँ ये इतनी टफ लग रही थी। तो 5/29 अंडर रूट ऑफ 29, दैट इज 5/29 यूनिट। कितना सिंपल हो गया, देखिए दो ही लाइन में हमारे पास आंसर आ गया। तो यही सारी चीजें प्रैक्टिस से होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास यूनिट नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रिप कैसे कंसीडर करनी है और लिमिट कैसे निकालनी है वहां पे देखना होता है। अब इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स। लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट ही बना दीजिए, विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। मींस आपके पास ये कुछ इस तरह का हो गया, ये राइट हैंडेड पैराबोला। और एंड द लाइन x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a। तो a सपोज ये डिस्टेंस है, तो ये लाइन हो गई आपके पास x इज इक्वल टू a।
और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो आपको अब इनसे जो रीजन बाउंड है वो रीजन बाउंड है ये वाला। तो रीजन इज बाउंडेड रीजन इज शोन शेडेड। देखिए कितना इजीली हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम इसमें स्ट्रिप मेथड अप्लाई करेंगे और वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये ओ ए बी सी, तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। वाई स्क्वायर देखिए ना, ये आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y की जगह माइनस वाई रखेंगे, सेम मिलेगा, मीन्स ये कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये जो रीजन है, रीजन भी आपके पास सिमेट्रिकल मिलेगा, मींस जो एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी करके बता देंगे। ट्वाइस एरिया ओ ए बी, और एरिया ओ ए बी के लिए मींस इस वाले पार्ट के एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। और स्ट्रिप हमने कंसीडर करी, ये इसका रूल ये रहता है कि इस तरह से स्ट्रिप कंसीडर करनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस करिए या पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस तरह से करनी है कि सच दैट इसको जब हम स्ट्रेच करें, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल करिए तो एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये इस तरह से ये जब स्ट्रेच करें तो ये रीजन पूरा कवर कर ले। और इसमें रूल क्या लगता है कि इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वो उसके अलोंग मूव करेगी। जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ऐसे करके इस कर्व के ऊपर मूव करेगी। और नीचे इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन के अलोंग मूव करेगी। ओके, अगर ये पूरा रीजन कवर कर लेती है तो हम कहते हैं कि जो है हमने स्ट्रिप सही कंसिडर करी है। और अब इसका एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल होता है कि ये स्ट्रिप को जहां से जहां तक आपने स्ट्रेच करना है, तो यहां से लेके देखिए यहां तक स्ट्रेच किया, यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, x एक्सिस की डायरेक्शन में किया तो x इज इक्वल टू 0, और यहां पे आपके पास x इज इक्वल टू a है, ये तो लिमिट आ गई। अब इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए। अपर पार्ट इस पैराबोला के ऊपर है, y की वैल्यू है √4ax माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए। लोअर पार्ट x एक्सिस पे मींस y इज इक्वल टू 0 पे है, तो ये हो जाएगा 0 एंड dx। देखिए इतना सा है। इसी को अगर आप पूरी स्ट्रिप कंसीडर करके करते, अगर आप इसको करते डबल ना करते तो ये आ जाता। तो इस केस में क्या होता, इस केस में भी x की लिमिट तो यहां से यहां तक ही रहती, मींस आपके पास 0 to a। और अपर पार्ट इस कर्व का अपर पार्ट इस स्ट्रिप का जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू, वहां से y की वैल्यू है √4ax माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, मींस y इज इक्वल टू प्लस माइनस √4ax है। इस x एक्सिस के ऊपर हमने प्लस ले लिया, इसके नीचे माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस √4ax ऑफ dx। तो देखिए यहां पे हमने ट्वाइस कर दिया, यहां पे डायरेक्ट आ गया। तो किसी भी तरह से कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो उसके बाद इस स्ट्रिप वाले मेथड में कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन एकदम चुटकियों में होते चले जाते हैं। तो हम तो यही आपको एडवाइस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट वाले मेथड से ही करिए। तो यहां पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 और 2 इंटू 2 4 √a और 0 to a √x dx दैट इज 4 √a और x रेज टू द पावर 1/2 का x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3 और 0 to a, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8/3 और √a, और ये हो गया a रेज टू द पावर 3/2 दैट इज दिस इज 8/3 a स्क्वायर यूनिट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, इस बार जो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये आप लिख लीजिएगा। ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला है विद वर्टेक्स ओरिजिन, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये अपवर्ड पैराबोला है विद वर्टेक्स ओरिजिन। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जहाँ से जहाँ तक लिमिट वेरी कर रही थी ये पता है कि x इज इक्वल टू a है, ये कोऑर्डिनेट b के a,0 है, डायरेक्ट दिख रहे थे। तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो पहले हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो ये तो हमारे पास है दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नहीं, y की वैल्यू यहां से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 4 64x, दैट इज x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड 4। x cube is equal to 64 means x is equal to 4। तो when x is equal to 0, अब यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x is equal to 0, this implies y is equal to 0। और when x is equal to 4, तो y square is equal to 16, तो y is equal to प्लस माइनस 4, पर यहां पे देखिए आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो y is equal to 4 ही होगा। मींस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट वो है आपके पास 0 0 एंड 4 4। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारी लिमिट निकल जाएगी। मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 4 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 4 है। आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए इसमें, या पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलमोस्ट, अब इसमें कुछ भी खास बचा नहीं है। और हमारे पास जो एरिया है, एरिया इज शोन शेडेड, ये आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस करिए और फिर देखिए स्ट्रेच करके कि क्या ये रीजन को कवर करती है। जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे, देखिए यहाँ से जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अपर पार्ट जो है वो इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। ओके, जैसे जैसे इधर जाएगा ये इधर की तरफ जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये इधर की ऐसे नीचे आएगा। इसी तरह से जो इसका जो बॉटम है, ये जब इधर की तरफ चलेंगे तो इसके अलोंग मूव करेगा, और जब इधर की तरफ चलेंगे तो इसके अलोंग मूव करेगा। मीन्स अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा रीजन कवर करती है। कई क्वेश्चंस ऐसे ही भी हैं जिसमें रीजन कवर नहीं होगा एक पर्टिकुलर केस में, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हो सकता है दोनों केस में भी, तो उस केस में हम उस रीजन को डिवाइड कर लेते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिंगल स्ट्रिप से ही हो जाते हैं। तो यहां पे आपके पास इस स्ट्रिप को कहां से कहां तक स्ट्रेच किया हमने, यहां से लेके यहां तक, और यहां पे x इज इक्वल टू क्या है 0, और यहां पे x इज इक्वल टू कितना है 4 है। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 0 to 4, ये x की लिमिट आ गई। और फंक्शनल वैल्यू y की आएगी। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 4x है, पर चूंकि x एक्सिस के अबव है तो प्लस अंडर रूट 4x, तो रूट 4x माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है, देखिए ये जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू, और ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ dx। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 0 to 4 2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx, and this is 2x raised to the power 3 by 2 upon 3 by 2 means 2 upon 3 into, और माइनस x क्यूब अपॉन 12, और ये 0 to 4, तो ये हो गया 4 अपॉन 3, और 4 रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से ये अंडर रूट वाला हट जाएगा, 2 का क्यूब मीन्स 8 हो जाएगा, माइनस, और 4 का क्यूब मीन्स 64 अपॉन 12, तो 4 3 is 12 16, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 3 माइनस 16 अपॉन 3, दैट इज दिस इज 16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 सॉल्व किया। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कहाँ पे कमी रह गई, जहाँ पे आपकी कमियां हैं वो उसको रिमूव करिए, उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पेपर सॉल्व करिए। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।